हेलो स्टूडेंट्स। मैं आपका टीचर पवन दैया आज आपके लिए लेकर आया हूँ पाठ 10 उपनिवेशवाद और देहात। इसमें हम आज पढ़ेंगे कुदाल और हल। बहुत बढ़िया सा वीडियो है, अंत तक देखें। ये हमारी 12th क्लास के एनसीईआरटी की थर्ड बुक का पेज नंबर 266 है और इस भाग में हम पढ़ेंगे कुदाल और हल के बारे में। यहाँ पर कुदाल और हल एक्चुअल में प्रतीक हैं अलग अलग। कुदाल हैं जो पहाड़िया लोग हैं उनका प्रतीक है, उन्हीं के बारे में हम इस भाग में पढ़ेंगे कि वो कैसे रहते थे, उनकी अर्थव्यवस्था क्या थी और उनके लिए क्या क्या परेशानियां आई आगे चल के। इसमें हम देखेंगे राजमहल की पहाड़ियों में। पहले बेटा ये समझो कि राजमहल की पहाड़ियाँ एक क्षेत्र है जो वर्तमान झारखंड में है। झारखंड बिहार के नीचे लोकेशन है इसकी स्टेट की, आप में से बहुतों को मालूम होगा। वहीं पर है राजमहल की पहाड़ियाँ, नाम है इस जगह का। तो 19वीं शताब्दी के प्रारंभिक वर्षों में बुकानन आपने पहले अपने हमारे चैप पार्ट में देखा होगा फ्रांसिस बुकानन के बारे में। तो उसने यहाँ का दौरा किया इन पहाड़ियों का। पहले बुकानन के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। ये पूरा नाम है फ्रांसिस बुकानन। पेशे से ये डॉक्टर था। भारत में आया, बंगाल चिकित्सा सेवा में कार्य किया। गवर्नर जनरल लॉर्ड वेलेस्ली जो थे उनका ये शल्य चिकित्सक रहा। कलकत्ता में इसने एक चिड़ियाघर की स्थापना की। बाद में इसे सर्वेयर बना दिया गया कि ये अलग अलग जगहों का सर्वे कर सके। और फिर 1815 में बीमार होकर इंग्लैंड चला गया। उनकी जब माता की मृत्यु हुई उसके बाद वे जायदाद के वारिस बन गया और अंत में इन्होंने अपने जो वंश का नाम था हैमिल्टन उसको अपना लिया, इसलिए इनको आमतौर पर बुकानन हैमिल्टन भी कह देते हैं। ये हमने देख लिया कि फ्रांसिस बुकानन जिन्होंने अपने अनुभव लिखे हैं यहाँ के इन पहाड़ियों के बारे में, वो क्यों थे और इनको क्या अनुभव यहाँ से प्राप्त हुए। तो देखते हैं 19वीं शताब्दी के प्रारंभिक वर्षों में, यानी कि 1805, 10, 15 में तो ये चले ही गए थे, उससे पहले पहले की सारी घटनाएं हैं 1800 से 1815 के बीच की। उनके अनुसार, बुकानन के अनुसार, ये पहाड़ियाँ अभेद्य लगती थी। अभेद्य का मीनिंग यहाँ पर क्या है? जिसके अंदर जाना लगभग लगभग इम्पॉसिबल हो। और ये बड़ा खतरनाक इलाका था जहाँ पे बहुत कम यात्री जाते थे। और बुकानन बताते कि जहाँ भी गया तो वहाँ के लोगों ने एक शत्रुतापूर्ण व्यवहार किया उसके साथ। किसके साथ? फ्रांसिस बुकानन के साथ। क्योंकि वो लोग एक कंपनी के जो अधिकारी थे, जो भी आते थे, गोरे अंग्रेज आते थे, उनके प्रति आशंकित थे, थोड़े से संदेह की दृष्टि से देखते थे। कोई बातचीत करना नहीं चाहता था। कई बार घर और गांव छोड़कर भी भाग जाते थे अगर ये आते थे अंग्रेज। तो अब हम आगे पढ़ेंगे ये पहाड़ी लोग कौन थे। जब बुकानन अपने दौरों पे जाता था तो ये लोग इतना आशंकित या संदेहास्पद क्यों हो जाते थे, ये घर बार तक छोड़कर क्यों चले जाते थे, ये सारी चीज़ हम आगे पढ़ेंगे। तो बुकानन ने जो अपनी पत्रिका है, जो मैगजीन लिखी है, उसमें बताया कि इन लोगों की हालत है तरस खाने वाली थी। और डायरी में उसने लिखा है कि जहाँ भी उसने भ्रमण किया, वह लोगों से मुलाकात की और उनके रीति रिवाजों को देखा था, वो सारा उसने अपनी डायरी में लिखा है। लेकिन उससे हमें केवल एक ही पहलू का पता लगता है, बाकी पहलुओं का पता नहीं लगता कि इनका व्यवहार ऐसा क्यों था, ये डरे डरे क्यों रहते थे, अंग्रेज़ों के आने से भाग क्यों जाते थे। तो इसके लिए हमें लगभग 20-30 साल, 40 साल पहले जाना पड़ेगा, यानी 1750 के बाद की बात अगर हम करें। इसमें लिखा हुआ है 18वीं शताब्दी के परवर्ती दशकों के, यानी कि 1750, 60, 70, 80, 90 के आसपास के अगर हम जो राजस्व अभिलेख थे, जो टैक्स के कागज कुगज थे, उनको देखें तो हम जानेंगे कि इन पहाड़ी लोगों को पहाड़िया क्यों कहा जाता था। अब इसका कारण क्या था बेटा? वे राजमहल की पहाड़ियों के इर्द गिर्द रहा करते थे, आसपास। वे जंगल की उपज से अपनी गुजर बसर करते थे। प्रॉपर इनकी कोई खेती नहीं थी, ये झूम खेती करते थे। झूम खेती क्या होती है ये बता रखा है। जंगल के छोटे से हिस्से में झाड़ियों को काटकर घास फूस को जलाकर जमीन साफ कर लेते थे। और जो घास फूस जली उसमें राख जो बनी उसमें पोटाश होता था, जिससे ज़मीन उपजाऊ बन जाती थी। और वो अपने खाने के लिए दालें और जवार बाजरा उगा लेते थे। ये लोग अपने कुदाल से ज़मीन को थोड़ा खुरच लेते थे। कुदाल आप सबने देखी रखी होगी। उससे ये ज़मीन को थोड़ा खोद खाद के उस पर खेती बाड़ी कर लेते थे। कुछ वर्षों तक वो उस ज़मीन पर खेती बाड़ी करते थे और फिर कुछ वर्षों के लिए उसे परती यानी खाली छोड़कर चले जाते थे। जिन समय में ये खाली छोड़ते थे अपनी पहले वाली ज़मीन को,
तो 2 साल 3 साल 4 साल बाद जब ये आते थे तो वो ज़मीन फिर से उपजाऊ हो जाती थी। और खाने पीने के लिए, और इनका व्यवसाय क्या था, ये जो लोग थे ये खाने के लिए महुआ के फूल इकट्ठे करते थे। खाने के लिए तो महुआ के फूल हो गए, बेचने के लिए रेशम के कोया और राल, आपको पता है बेटा रेशम है कीड़े से बनता है, तो रेशम के कोया और राल इकट्ठे करते थे। काठ कोयला बनाने के लिए लकड़ियाँ इकट्ठी करते थे। काठ कोयला कौन सा होता है, जो काठ से यानी लकड़ी से कोयला बनता है, उसके लिए ये लकड़ियाँ इकट्ठी करते थे। और जो पेड़ों के नीचे छोटे मोटे पौधे उग जाते थे, या परती जमीन, जो ये खाली जमीन छोड़ देते थे, उस पर जो घास फूस उग जाती थी वो इनके पशुओं के लिए चरागाह बन जाती थी, या उसको पशु अपने चरने के काम में ले लेते थे। ये एक बेटा चित्र है, इसको थोड़ा सा देखें अपनी बुक में, आप देखेंगे और बढ़िया समझ आएगा। ये 1782 में विलियम होजेस द्वारा बनाया गया था। एक पेंटर था, इसके बारे में इसमें थोड़ा बताया हुआ है कि क्या कुछ है, वो आप इसको थोड़ा सा पढ़ लेना। अब ये इसमें एक वर्ड आया है एक्वाटेंट, इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ताम्र पट्टोत्कीर्णन, ये एक ऐसी तस्वीर होती थी जो ताम्र पट्टी यानी तांबे की सलेट पर, तांबे की पट्टी पर अमल की सहायता से, एसिड की सहायता से चित्र के रूप में कटाई करके छापी जाती थी। थोड़ा सा याद कर लेना, बहुत ज़्यादा डीप में ये समझने की अभी ज़रूरत नहीं है। एक और चित्र बनाया हुआ है विलियम होजेस ने ही, तो इसमें बड़ी इतनी ऊंची पहाड़ियाँ दिखा रखी हैं, लेकिन वास्तव में ये कोई भी पहाड़ी 2000 फुट से ऊंची नहीं थी। ये थोड़ा सा ज़्यादा दिखा रखा है कि कितनी खतरनाक पहाड़ियाँ थी करके, देखो कितनी ऊंचाई पे पेड़ वेड़ उगे हैं, ये सारी उन्होंने थोड़ा सा ज़्यादा दिखा दिया था, इतना था नहीं। चलिए हम आगे देखते हैं। ये क्या क्या करते थे हमने देखा ही, झूम खेती करने वाले शिकारी थे, ये झूम खेती करते थे। खाद्य बटोरने वाले, जो खाना मिल गया उसको बटोर लिया। काठ कोयला बनाने वाले और रेशम के कीड़े पालने वालों के रूप में ये अपनी ज़िंदगी गुजर बसर करते थे। तो हमने देखा कि जंगल से कितनी घनिष्ठ रूप से इनकी ज़िंदगी जुड़ी हुई थी। सारे के सारे काम ये जंगल से ही संबंधित थे। वे इमली के पेड़ों के बीच अपनी झोपड़ियों में रहते थे और आम के पेड़ों में आराम करते थे, यानी कि अपनी आराम से टेंशन फ्री ये ज़िंदगी जीते थे। अपने आसपास की सारी भूमि को ये अपनी निजी भूमि यानी अपनी ज़मीन समझते थे, और यही ज़मीन है या भूमि इनकी पहचान और जीवन का आधार थी। अगर ये ज़मीन इनसे छिन जाए तो इनके पास तो कुछ बचता ही नहीं था। बाहर के लोगों को ये अलाउड नहीं करते थे आने के लिए। लड़ाई झगड़ा हो जाता तो जो इनके मुखिया होते थे वही आपस में लड़ाई झगड़े को मिटा देते थे, और बाकी जनजातियों के साथ या मैदानी लोगों के साथ, जो नीचे मैदानों पर लोग रहते थे, उनसे लड़ाई छिड़ती तो भी मुखिया अपनी जनजाति का नेतृत्व करते थे। तो इसमें मुखिया का रोल अगर पूछा जाए तो अब ये 3-4 पॉइंट लिख सकते हैं। इन पहाड़ियों को अपना मूलाधार बनाकर पहाड़िया लोग बराबर मैदानों पर आक्रमण करते रहते थे, यानी कि इनका बेस था ये पहाड़ियाँ। आक्रमण करते थे आसपास के एरिया में, जैसे जो नीचे मैदानों में जो किसान होते थे उन पर अटैक कर दिया। लेकिन ये बिना बात में अटैक नहीं करते थे। जब अकाल वगैरह पड़ गया या खाने वाने के लिए कुछ नहीं है, तब ये नीचे अटैक करके, हमला करके वहाँ से सामान वगैरह ले आते थे। और उनको अपनी एक ताकत दिखाने का भी तरीका था कि भाई ऊपर आने की तो सोचना ही मत, हम तुम्हें देखो नीचे ही परेशान कर रहे हैं तो ऊपर की साइड तो आना ही मत तुम, ये था। और इसके अलावा ये जो आक्रमण थे ये बाहरी लोगों के साथ अपने राजनीतिक संबंध भी बनाने के लिए किए जाते थे, कि भाई नीचे गए तो वहाँ के लोगों ने भी जाना कि हाँ भाई ये लोग ऊपर रहते हैं, और बातचीत भी हुई, सामान का आदान प्रदान, ये सारे। जो मैदानों में रहने वाले जमींदार थे वो इन मुखियाओं को, कौन से, ये जो पहाड़ों पर जनजातियों के मुखिया हैं, इनको नियमित रूप से खिराज यानी एक प्रकार से आप टैक्स मान सकते हो, देकर उनसे शांति खरीद लेते थे कि भाई हम आपको जो पैसा वैसा खाना वाना चाहिए वो आपको भिजवा देंगे, आप नीचे आकर हमला मत करना। और इस प्रकार जो व्यापारी हैं ये इनसे जो व्यापार होता था इनके रास्तों से, जो पहाड़ियों से गुजर के, तो वो व्यापारी भी इनको कुछ ना कुछ टैक्स वैक्स देते थे। पथ कर जिसे बोल देते हैं, टोल टैक्स टाइप में मान लो आप। तो ऐसा टैक्स इन मुखियाओं को मिल जाता था, और बोलते थे भाई अब आप यहाँ से व्यापार का अपना सामान ले जाओ, आपका माल कोई भी नहीं लूटेगा, हम आपकी सुरक्षा करेंगे। एक तरीके से गुंडा टैक्स मान लो या कुछ भी मान लो। लेकिन ये इस टाइप की शांति ये ज़्यादा समय तक नहीं चलती थी, और चली भी नहीं। 18वीं शताब्दी के लास्ट में यानी 1790 के बाद से के टाइम पे
जब खेती का विस्तार किया जाने लगा, जो मैदानी इलाके थे वहाँ पे खेती का और विस्तार होने लगा और ये खेती है पूर्वी भारत में बढ़ाई जाने लगी, तो इनके लिए परेशानियाँ हो गई। अंग्रेज तो उन्होंने जंगलों की कटाई और सफाई के काम को प्रोत्साहित किया। ऐसा क्यों किया उन्होंने प्रोत्साहित? क्योंकि उनके लिए तो अगर खेती होगी तो ही तो ज़्यादा फायदा है। इन लोगों से तो उन्हें कुछ टैक्स वैक्स मिलता नहीं था। तो जो जमींदार थे और जोतदार थे उन्होंने परती भूमि को धान के खेतों में बदल दिया, जो खाली पड़ी जमीन थी। अब अंग्रेजों के लिए तो ये था कि भाई जितनी ज़्यादा खेती का विस्तार हो सके, जितनी ज़्यादा जगह पे खेती बाड़ी की जा सके उतना बढ़िया है, ताकि उतना ही ज़्यादा टैक्स मिले। अब भाई अंग्रेज यहाँ पे कोई समाज सेवा के लिए तो आए नहीं थे, वो तो पैसा इकट्ठा करने के लिए आए थे। वो अपने लिए ही फिर चीज़ों को चलाते थे कि भाई जितनी ज़्यादा खेती बनेगी उतना ही बढ़िया है। और निर्यात के लिए फसलें पैदा हो सकती थी। निर्यात का मतलब जो यहाँ पे उगी और उन्होंने वो फसलें बाहर बेच दी, वो निर्यात की फसलें। अब अंग्रेज क्या थे कि भाई जंगल तो हमारे लिए किसी काम के है नहीं, उनसे तो हमें कुछ मिलना नहीं है। और वो जो वनवासी थे, वनवासियों को असभ्य, बर्बर, उपद्रवी और क्रूर समझते थे। अब ये क्यों समझते थे कि भाई वो उनकी बातें नहीं मानते थे, जो जो वनवासी थे, पहाड़िया लोग थे। और अंग्रेज़ों ने इसलिए महसूस किया कि भाई जंगलों का सफाया करके अगर वहाँ पे कृषि होने लग जाए तो बड़ा फ़ायदा होगा हमको। और जो जंगली लोग हैं यानी कि जो वनवासी हैं, इनको हमें पालतू व सभ्य बनाना पड़ेगा कि हमारी बात मान ले, जैसे बाकी लोग इनकी बात मानने लग गए थे। इनसे शिकार छुड़वाना होगा और खेती के धंधे करने के लिए राजी करना होगा कि भाई खेती कर लो। तो हालांकि इन्होंने खेती करने की बात कभी मानी नहीं इन वनवासियों ने। जैसे जैसे कृषि का विस्तार हुआ, जो जंगल और चरागाह, चरागाह वो क्षेत्र होता है जहाँ पे जो पशु हैं वो चरते हैं, वो क्षेत्र कम होता गया, तो इनके लिए तो बड़ी मुश्किल हो गई पहाड़िया लोगों के लिए। और पहाड़िया लोग और जो स्थानीय खेतीहर थे, जो किसान थे, उनके बीच में झगड़े ज़्यादा होने लगे। पहले भी होते थे लेकिन अब ज़्यादा झगड़े होने लगे। अंग्रेज जो थे उन्होंने कोशिश की कि भाई मारपीट करके हम इनको पहाड़ियों को अपने काबू में कर ले, लेकिन ऐसा वो नहीं कर सके। 1770 में ब्रिटिश अधिकारियों ने कोशिश की इन पहाड़ियों को निर्मूल कर दें, यानी कि यहाँ से सभी को, जितने भी लोग थे उन सबको हटा दें, मार काट कर दें, वो करें। लेकिन वो भी इनकी कोशिश पॉसिबल नहीं हुई। 1780 में भागलपुर के कलेक्टर आए अगस्टस क्लीवलैंड। उन्होंने एक क्या नीति अपनाई, इन पहाड़िया जो लोग थे, इनके मुखिया थे, उनसे बात की कि भाई हमें आपको एक वार्षिक भत्ता दे देंगे, हम आपको पैसा दे देंगे एक साल में जो तय हो गया, 100, 50, 200, 1000, 2000 जो भी रुपए दे देंगे। इसके बदले में अपने आदमियों को ढंग से रखना, तुम्हारी जिम्मेदारी है कि नीचे आके लड़ाई झगड़ा ना करें, और अपनी बस्ती को भी तुम ढंग से रखो, ये तुम्हारी जिम्मेदारी होगी। लेकिन बहुत सारे पहाड़ी मुखियाओं ने ये भत्ता लेने से मना कर दिया, क्योंकि भत्ता लेने का मतलब था अंग्रेजों का गुलाम बन जाना। अब जिन मुखियाओं ने भत्ता ले लिया, उनकी फिर इज्जत अपनी जनजाति में खत्म होने लगी थी। अब तो जब हुआ क्या, शांति स्थापना के लिए अभियान चल रहे थे, तभी पहाड़िया लोग अपने आप को इनसे दुश्मनों से बचाने के लिए पहाड़ियों में और अंदर जाते गए। अब सुनो बेटा, जब बुकानन आए यहाँ पे 1810-11 के समय में, इस वर्ष में, तब तक तो ये अंग्रेजों से बड़े डर गए थे और अंदर इस साइड जाते रहे थे पहाड़ियों में। तो जब बुकानन आया तो बुकानन भी गोरा था, अंग्रेज था। तो जो पहाड़िया लोग थे उन्होंने बुकानन को संदेह से देखा कि भाई ये भी कुछ गड़बड़ करने के लिए ही आया होगा, और उन्होंने देख लिया था कि भाई अंग्रेज हैं, वो हमको परेशान कर रहे हैं। और उनकी नज़रों में गोरा आदमी एक ऐसी शक्ति का प्रतिनिधित्व कर रहा है जो उनके जंगल और ज़मीन छीनना चाहता है। अच्छा, इसी समय इनके लिए एक और बड़ी परेशानी होने लगी, वो थी संथाल लोगों का आगमन। संथाल बेटा खेतीहर व्यक्ति थे, जो कि अंग्रेज़ों ने ही इन्हें प्रमोट किया था कि भाई आप खेती करो, और जो बेकार ज़मीन पड़ी हुई थी वहाँ उन जंगलों को साफ करते हुए ये ज़मीन तुम रख लो और खेती बाड़ी करो, जो तुम टैक्स वैक्स हमारा बनता है वो हमको दे दो, और ज़मीन हम तुमको दे रहे हैं। तो इसके बारे में हम अपने अगले भाग में पढ़ेंगे। इस भाग के लिए इतना ही बहुत है। इन्होंने कब्जा करने की कोशिश की संथालों ने खेती के लिए। जो पहाड़िया लोग हैं इनको और अंदर जाना पड़ा। पहाड़िया लोग अपनी खेती के लिए कुदाल का प्रयोग करते थे, तो पहाड़ी जो कुदाल है वो इन पहाड़िया लोगों का जीवन का प्रतीक माना गया, और जो हल है वो संथाल यूज़ करते थे खेती के लिए, वो उनके लिए एक प्रतीक माना गया। चलिए बेटा, आज के भाग में इतना ही। 15 मिनट की वीडियो हो चुकी है, बाकी हम अगले पार्ट में देखेंगे। थैंक यू।